ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन। लास्ट टाइम आपने कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा था। कंसिडरेशन की डेफिनेशन बड़े डिटेल में हमने स्टडी की थी। तो यहाँ कंसिडरेशन का क्या मतलब है? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. It is actually a price which could be in the form of some benefits paid by one party for the promise of another party. ठीक है ना? कंसिडरेशन यही पढ़ा था हमने कि कंसिडरेशन मीन्स के एक शख्स दूसरे को उसके बदले में जो रिटर्न करेगा तो दूसरे के लिए वो कंसिडरेशन होगी। बहुत आसान एग्जांपल यहाँ पे मेंशन भी है कि A made an agreement with B that he will purchase his house for 20 lakh. So here the consideration of A is house and the consideration of B is 20 lakh. Okay, then ये थोड़ा सा कंसिडरेशन को रिपीट कर दिया है। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज अनलॉफुल कंसिडरेशन। आपके चैप्टर में ये लास्ट टॉपिक है, अनलॉफुल कंसिडरेशन। अनलॉफुल कंसिडरेशन नाम से तो लग रहा है कि ये गलत है, अनलॉफुल है, तो वाकई ही ये गलत है कि अगर कोई भी ऐसे ऐसे जो हम आज इसमें टॉपिक्स पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडिटी की हैसियत हासिल नहीं है, उनकी कंसिडरेशन अनलॉफुल होंगी। For a valid contract, considerations and objects should be lawful. Object means the purpose. Consideration means the price of a promise. Okay. तो यहाँ शुरू करते हैं हम कि अनलॉफुल कंसिडरेशंस कौन कौन सी देखने को मिलती हैं। नंबर वन इज इफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ। जिस तरह आपकी बुक में अगर आप अनलॉफुल कंसिडरेशन में जाएं, अपने टॉपिक पे जाइए, तो नंबर वन यहाँ लिखा हुआ है फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ से क्या मुराद है कि जो कानूनन मना है। लाइक यहाँ एग्जांपल भी मेंशन कर दिए उन्होंने, स्मगलिंग। और यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है कि B and C agree to divide the goods obtained by theft, so the agreement is unlawful. ठीक है, कि चोरी से लिया हुए माल को आपस में डिवाइड को करने की अगर आपस में दो लोग बात करते हैं तो ये तो कंसिडरेशन ही अनलॉफुल है। उसके बाद इफ इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, या ये किसी भी कानून के प्रोविजन के नफी करते हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। इससे मुराद क्या है कि if the consideration of an agreement is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of law, ठीक है, then it is considered illegal. Such objects and considerations may not be directly forbidden by law but they will indirectly violate law. हर वो काम जो कि लॉ की वायलेशन करेगा वो गलत है। यहाँ एग्जांपल है कि C fails to pay loan he borrowed from HDFC. C's house is put on sale for recovery of loan. According to law, C cannot purchase his house. C asks B to purchase the house and transfer it back to him. The agreement is void. अब ये यहाँ पे क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि ये जो C है उसने HDFC, क्या होता है HDFC? दरअसल हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, एक कॉर्पोरेशन है जो कि लोगों को कर्जे देते हैं आसान एक साथ पे फॉर हाउस बिल्डिंग। तो उसने उनसे लोन लेके अपना घर बनाया और घर बना के उसने लोन नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, उसके घर को सेल पे रख दिया फॉर रिकवरी ऑफ लोन। लेकिन अब कानूनी तौर पे सी खुद तो उसको खरीद नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो उसका लोन पे नहीं करेगा वो खरीद नहीं सकता। और अगर सी किसी को कहे कि भाई, यहाँ जिस तरह लिखा हुआ है, सी आस्क बी टू परचेज द हाउस एंड ट्रांसफर इट बैक टू हिम, अगर वो इसको कहेंगे कि उसको परचेज करके मुझे दे देना, तो ये एक गलत एग्रीमेंट है। तो इस किस्म के एग्रीमेंट की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा जी, थर्ड पॉइंट इज इफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज फ्रॉडलेंट, मीन्स कि इफ देयर इज समथिंग टू डिफ्रॉड अदर्स, तो वो भी एक अनलॉफुल कंसिडरेशन समझी जाएगी। Where the parties agree to commit fraud on a third person, the agreement is illegal. For example, A promises to pay rupees 20,000 to B. On B's promise to commit fraud on C, the agreement is illegal and void. ठीक है,
किसी को इसलिए रकम देना कि आप उसके साथ फ्रॉड करो, दिस इज रॉन्ग। ये एग्रीमेंट और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये किसी हैसियत में नहीं आता, इसको अनलॉफुल कंसिडरेशन कहा जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल भी दी हुई है कि गेटिंग सिग्नेचर ऑफ ए पर्सन ऑन ए मैरिज सर्टिफिकेट फ्रॉडलेंटली, हाँ फ्रॉडलेंटली उसको खबर भी नहीं है और उससे साइन ले लिए गए हैं, तो ये क्या है, ये अनलॉफुल कंसिडरेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, इफ इट इन्वॉल्व्स द इंजरी टू ए पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अदर, कि अगर वो किसी शख्स की जान को या उसके माल को खतरे से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो दैट वुड आल्सो बी ए अनलॉफुल कंसिडरेशन। इसकी एग्जांपल है एन एग्रीमेंट टू पुट सर्टेन प्रॉपर्टी ऑन फायर, तो दैट इज ए अनलॉफुल एंड वॉइड एग्रीमेंट। या एन एग्रीमेंट टू असॉल्ट और बीट ए मैन इज हेल्ड अनलॉफुल एंड वॉइड, जैसे कि आपकी बुक में इसकी एग्जांपल्स हैं। तो किसी भी इसी ऐसे एग्रीमेंट का हिस्सा बनना जिसमें किसी को जानी या माली नुकसान पहुंचाने का की बात की जाए और उसके लेन देन की बात की जाए, तो that is an unlawful consideration. Then last one is if the court declares the object or any consideration as immoral, या कोर्ट की नजरों में वो सही नहीं है। अब कोर्ट की नजरों में बहुत सारी चीजें, जो हर वो चीज कोर्ट की नजर में सही नहीं होती है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। यहाँ बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दी गई हैं जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हैं, जो इमोरल है, इमोरल अनएथिकल, इस किस्म की चीजें जो होंगी उसकी इजाजत जो है वो कोर्ट नहीं देता और वो अनलॉफुल कंसिडरेशन में आती हैं। यहाँ आपकी बुक में लास्ट बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल द एग्रीमेंट टू गिव मनी टू इंड्यूस ए पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, ठीक है, झूठी गवाही के लिए किसी को पैसे दे देना। या उसमें सेकंड अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एग्रीमेंट टू इन्फ्लुएंस जजेस, ठीक है। द एग्रीमेंट विद एन एलियन एनिमी, एलियन एनिमी कौन है, कोई भी बाहर का हमारा दुश्मन जो कि जिसके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है। द एग्रीमेंट विच डिस्टर्ब द फ्रेंडली रिलेशनशिप्स ऑफ द स्टेट और एग्रीमेंट टू इन्फ्लुएंस द ऑफिसर्स ऑफ जस्टिस, इस किस्म के तमाम एग्रीमेंट्स को अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी समझा जाएगा और इमोरल भी समझा जाएगा, और ये तमाम चीजें अनलॉफुल कंसिडरेशन के ही उसके हेडिंग के अंदर आती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आर एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन, ठीक है। एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन, व्हाट आर एक्सेप्शंस? जिस तरह हर वो एग्रीमेंट जो कि विदाउट कंसिडरेशन होगा, हमें ये पता चला अभी तक पढ़ने में पिछले 2-3 चैप्टर्स में कि कंसिडरेशन इज व्हाट द लाइफ ब्लड ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ना, कंसिडरेशन के बगैर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कंसिडरेशन के बगैर कंसिडर किए जा सकते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे, वो एग्रीमेंट्स होंगे। तो कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, दोज आर वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन? तो वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, आपकी बुक में भी नेचुरल लव एंड अफेक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट है लव एंड अफेक्शन। तो लव एंड अफेक्शन में अगर आप देखें तो एग्रीमेंट हैज टू बी इन राइटिंग, रजिस्टर्ड अंडर लॉ, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पार्टी स्टैंडिंग इन ए near relationship with each other. इसमें यहाँ एग्जाम्पल देखें कि आबिद फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन promises to give his son Ali 1 lakh rupees. Abid puts his promise to his son Ali in writing and it has been registered. Actually there is no consideration but it is a good contract. ठीक है, नेचुरल लव और अफेक्शन में वो वाले रिश्ते आते हैं जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन है, जिनके साथ आपकी अफेक्शन है, तो वो किसी भी काम के बदले में जरूरी नहीं है कि कोई चीज आपको दें। वो नेचुरल लव और अफेक्शन में ये एग्रीमेंट एक वैलिड एग्रीमेंट होगा, और लेकिन इसको लिखना जरूरी है और उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तभी वो इसके कैटेगरी में आएगा, और पार्टीज का आपस में बहुत नियर रिलेशनशिप होना भी जरूरी है। अगर ये तमाम चीजें होंगी तो वो इस कैटेगरी में आएगा कि वो विदाउट कंसिडरेशन, लाइक आबिद ने ही अपने सन अली को देना है, अली ने वापसी में उसको कुछ नहीं देना है, ठीक है। तो दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, इसकी एक्सेप्शन है कंसिडरेशन की। उसके बाद नेक्स्ट वन इज कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज मींस ऐसी सर्विसेज जो कि किसी एक पार्टी ने परफॉर्म तो कर दी, लेकिन उनको परफॉर्म करने का किसी ने कहा नहीं था, उन्होंने खुद वॉलंटरली वो एक्ट किया है। लाइक किसी शख्स ने चलते हुए किसी घर को आग से बचा लिया, किसी ने किसी को डूबते हुए बचा लिया, किसी ने किसी की कोई चीज ढूंढ कर दे दी, ये तमाम चीजें क्या थी, ये किसी ने खुद अपनी मर्जी से काम किए हैं।
मर्जी से काम करने के बाद वो उसका मुआवजा नहीं मांग सकते, लेकिन लेकिन देने वाला जरूर दे सकता है। और वो जो देने वाला जो शख्स दूसरा होगा, अगर वो ऐसा करता है तो वो इस कैटेगरी में आता है वॉलेंट्री कंपनसेशन में, कि जो दूसरा शख्स है वो उनको वो दे दे। ठीक है, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। A person to wholly or partially compensate a person who has already voluntarily done something for promiser is enforceable। यहाँ अगर इसकी एग्जांपल लिखी हुई है तो हम देखते हैं, Usman find Ali purse and gives it to her, gives it to him. Ali promised to give Usman 1000. There is no consideration, but it's a good contract, right? उसने उसको वैसे 1000 इनाम के तौर पे दे दिया कि मे बी उसने उसके बहुत खास डॉक्यूमेंट्स हो और मे बी उसने उसकी बहुत सर्च की हो, तो खुशी में आके उसने इनाम के तौर पे उसको 1000 दे दिया, तो दिस कैन बी पॉसिबल इसमें। लेकिन ये है कि उस्मान नहीं कह सकता कि मुझे दें, वो उसका कोई उसमें नहीं है, लेकिन अली चाहे तो वो दे सकता है, 1000 के 2000 दे सकता है। दैट इज व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट विद वॉलेंट्री कंपनसेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन में नेक्स्ट टाइम बार डेट की बात की गई है। अच्छा, टाइम बार डेट क्या होता है, ये आपकी बुक में इसकी बड़ी क्लियर डेफिनेशन लिखी हुई है, पहली 2 लाइंस में ही है कि a debt becomes time barred if it is not paid or claimed for a period of 3 years from the date it becomes due. टाइम बार डेट इज नॉट रिकवरेबल। ठीक है, अगर किसी को आपने कर्जा दिया है या किसी से कर्जा लिया है तो उसकी मुद्दत गुजर चुकी है, उसको पे करने का उसका जो एक टाइम था, जो कि टाइम उसने मोहलत आपको दी थी उसको पे करने की, वो तो गुजर गई। और मोहलत को गुजरे हुए भी आगे जो हैं वो 3 साल हो गए। तो अब 3 साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कंसिडर हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब 3 साल के बाद अगर आपको कोई वो रकम वापस कर भी देता है तो उसकी बड़ी मेहरबानी होती है, अदरवाइज वो कानूनी तौर पे बाउंड नहीं है आपको वो रकम देने के लिए, क्योंकि 3 इयर्स के बाद वो जो डेट है वो टाइम बार डेट कहलाता है। तो अगर कोई ये वादा कर दे कि वो जो मैंने आपसे 3-4 साल पहले लिया था कर्जा और मैं आपको पे नहीं कर पाया, तो अब मैं आपको वो पे करने के लिए तैयार हूँ, तो जिसको अपना पैसा मिल रहा हो उसको और क्या चाहिए, वो कहेगा जी ठीक है, आप मुझे दे दीजिए। तो हालांकि अब उसने कुछ नहीं दिया उसको, लेकिन अब वो तब दे रहा है आफ्टर आफ्टर मैनी इयर्स। तो इस तरह अगर कोई करता है तो ये भी बगैर कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन में आ जाएगा। और इसमें अगर कोई अपना वो रकम वापस लेना चाहे तो वो दूसरे को इनकार नहीं कर सकता ना नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो दैट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग साइंड बाय द डेटर और हिज स्पेशली or generally authorized agent for the payment of whole or part of debt. The debt must have been recoverable, but for the law of limitation, not necessary that a new promise should expressly mention the time bar debt. उसके लिए कोई नया वादा करने की जरूरत नहीं है, पुराने वादे पे ही अमल दरामद हो जाने का नाम जो है वो वही उसी को कंसिडर कर लिया जाएगा, जी ये पे हो गया। ठीक है, उसके बाद है यहाँ एग्जाम्पल है कि ए ओज बी ₹1000 बट द डेट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट। ए साइंस ए रिटन प्रॉमिस टू पे बी द सम ऑफ ₹1000। मतलब अगर वो 1000 के जो उसने देने थे वो उससे निकल चुका, लिमिट से निकल चुका, तो लेकिन कुछ अरसे बाद अगर वो प्रॉमिस करता है तो वो दे सकता है, इसमें उसको कोई नहीं रोकेगा। तो इसके साथ आपकी आज की प्रेजेंटेशन, आज का आपका चैप्टर कंसिडरेशन का खत्म होता है, बल्कि कंसिडरेशन का पूरा ही चैप्टर खत्म होता है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने कंसिडरेशन पढ़ा, कंसिडरेशन के साथ हमने उसके एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कंसिडरेशन पढ़े, उसके बाद हमने अनलॉफुल कंसिडरेशन पढ़ा और एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन पढ़ा। तो इस चैप्टर में यही 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस में मेंशन ही हैं। इसके साथ आपका लेक्चर खत्म होता है। अब हम क्वेश्चंस मैं आपके सुनती हूँ, आपको जो इशू है मैं उसको सॉल्व करती हूँ। ठीक है।